Assalamu alaikum friends, how are you all? This is Madiha from Housewife Tales. I hope you are all doing well. सब अपने अपने घरों में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की 7वीं किस्त लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी बाकी रहती है। हबीबा ने अफसरदगी से भरपूर लंबी गहरी सांस भरी थी। सोफिया के दिल को अजीब से धड़के ने आ घेरा। हल्के गुलाबी रंग के कुर्ता शलवार में बिना किसी आराइश के सादा चेहरे के साथ भी इसका रंग रूप किसी का भी दिल मोह लेने की सलाहियत रखता था। इसकी दुमकती हुई गंदुमी रंगत, इसकी चमकदार गहरी आंखें, उनाबी होंठ, इसका गुलाबी लिबास और कलाई में मौजूद वाहिद सुनहरा कंगन। सफ़ेद कफन में लिपटी मजीद भाई की मैयत सामने पड़ी थी। सोफिया देखती रह गई। बेरंग बेवगी ने तो हबीबा को मज़ीद रंगदार बना दिया था। इसने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था, लेकिन इस नज़ाकत के साथ कि इसका चेहरा इस दुपट्टे के हाले में मज़ीद दुमकता हुआ लगता था। लिबास रेशम का था और रेशम का लिबास हल्के रंग का हो तब भी देखने वालों पर बड़ा गहरा तासुर छोड़ता है। हर आँख अश्कबार थी, हर चेहरा अफसरदा था और इन सब के साथ बैठी सोफिया हबीबा को ही देखती जा रही थी। हादसे की इतला मिलते ही इसके हवास जैसे गुम हो गए थे। इसका दिल लरस के रह गया था। उसे हबीबा से नफ़रत थी, लेकिन इसको कभी बदवा तो ना दी थी उसने। वो इससे बुरा तो नहीं चाहती थी, उसने कभी इसका सुहाग छिन जाने की दुआ नहीं की थी, लेकिन मजीद भाई की हादसाती मौत ने उसे डरा दिया था। इसके ज़मीर ने बहुत मलामत की थी उसे। जनाजे में शिरकत से पहले तक वो अपने बेडरूम में बैठी काशिफ की लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हुए बेआवाज़ रोती रही थी और हबीबा के शोहर की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करती रही थी। जनाजे में शिरकत से पहले तक इसने हबीबा के उजड़े पिजड़े सरापे को कई बार ख़यालों में अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखा था और उसे दिल ही दिल में इस पर तरस भी आया था। इसका सुहाग छिन गया था, उसे क्या बच गया था इसके पास। सोफिया के ख़्याल में हबीबा नाम का क़िस्सा ख़त्म हो गया था। इसके ख़ानदान में, अजीज़ व अक़ारिब में, हत्ता कि फ़िल्म और ड्रामों में भी बेवगी मज़मून का वो जुमला था जिसके बाद फुल स्टॉप लग जाया करता था और फुल स्टॉप के आगे तो कुछ होता ही नहीं। सोफिया के ख़्याल में भी हबीबा अब कुछ नहीं रही थी, इसीलिए इसकी हमदर्दी में सोफिया का दिल काफ़ी अफसरदा था और इसके दिल के सब्र व करार के लिए भी दुआएं मांगती रहती थी। लेकिन जब जनाजे में शिरकत के लिए पहुंची तो सारा मंजर जैसे इसके तवक्कुआत के बरक्स था। हबीबा अफसरदा तो थी, लेकिन इसका हुलिया वीरान नहीं था। उसके बिखरे बाल नहीं थे, उसकी कलाइयाँ खाली नहीं थी, उसका हुस्न मांद नहीं हुआ था। सोफिया को न जाने किसने कह डाला था कि बेवगी हुस्न के छिन जाने का नाम है, और वह हबीबा के हुस्न से ही तो खाइफ थी जो मज़ीद निखर के सामने आ गया था। सोफिया को इसकी जानिब देखते हुए ये तक भूल गया था कि वो कहाँ मौजूद है। वो किसी मलिका की तरह सिंहासन पर बैठी नज़र आती थी। उसका हर अंदाज साबित कर रहा था कि वो मलिका बेवा होकर भी मलिका रहती है। वक्फे से काशिफ को इसके पास आना पड़ रहा था। हॉस्पिटल के मामलात थे, पुलिस की कार्रवाई, कब्रिस्तान और गोरगन के इंतजामात थे। काशिफ मरने वाले का बिजनेस पार्टनर था, इसकी जिम्मेदारी थी कि वह सब मामलात संभालता। लेकिन न जाने क्यों सोफिया को लगा कि वो सबसे ज़्यादा हबीबा को संभालने के लिए हलकान हुआ जा रहा था। वो औरतों वाले हिस्से की तरफ आता था तो हबीबा की सिसकियाँ बढ़ जाती थीं। काशिफ उसे दिलासा देते हुए अपने बाजुओं में भर लेता था और वो भी इसके कंधे पर सर रख कर मरे हुए शोहर का दुख जी भर के रोती थी। सोफिया का दिल मज़ीद डरने लगा। ये क्या हो रहा था? ये क्या होने जा रहा था? ये नामुमकिन है सलीम, नैना ने पस्त लहजे में गर्दन हिलाते हुए उसे कहा। मैं जानता हूँ और इस बात के लिए मैं तुमसे शिकायत करूँगा ना कोई जिरह। मैं अपनी औकात से वाकिफ़ हूँ, सलीम ने धीमे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ भी पस्त थी और हौसला हुई। नैना अपनी जगह से उठी। अच्छी बात है, उम्मीद है अब ये मोहब्बत वाली शायरी करने से तौबा कर लोगे तुम, नैना ने कोई तासुर ज़ाहिर किए बिना आम से लहजे में कहा था। तौबा का वक्त गुजर चुका है नैना, मैं अब इस दलदल में मुकम्मल तौर पर धंस चुका हूँ। अब तो सज़ा काटने के दिन हैं। वो ये एतराफ़ भी आराम से कर गया। नैना के सामने एतराफ़ न करता तो किसके सामने करता? नैना चुप रही, बिल्कुल चुप। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपने इस मासूम से कज़न को कैसे समझाए कि वो दुखी हुए बगैर इस रास्ते से हट जाए। ये ठीक नहीं हुआ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन वो बमुश्किल इतना ही कह पाई। नैना, तुम अब मेरे साथ ये सब करोगी, वजाहतें दोगी, दलाइल जमा करोगी मेरे लिए, मुझे ये बताओगी कि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती? क्या मैं ये बात जानता नहीं हूँ? वो चिड़सा गया। नैना चुप हो गई। इसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे और बाज़ औक़ात जहाँ अल्फाज अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अख्ताम की जानिब गामज़न होते हैं, वहीं से आंसू अपने सफ़र की इब्तिदा कर देते हैं। नैना की आंखों में नमी से मिर्चें से भरने लगीं। वो किसी के सामने नहीं रोती थी, उसे किसी के सामने रोने से चिढ़ थी। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। ये किताबें रखी हैं मैंने तुम्हारे लिए, ले जाओ। सलीम ने इशारे से तपाई पर पड़ी किताबों की जानिब इसकी तवज्जो मबसूल करवाई। नैना फिर मुड़ी और तिपाई पर पड़ी वो गाइड बुक्स उठा ली। शुक्रिया सलीम,
न जाने किस चीज़ की तलाफ़ी के लिए उसने इजहार तशक्कुर का मुजाहिरा किया था, जो कि सलीम के सामने पहले कभी नहीं किया था उसने। दफ़ा हो जाओ नैना, तुम पर मरते हैं तो क्या मार ही डालोगी हमें? वो मसनूई खफगी से बोला। नैना दरवाजे से निकल रही थी। दिल तो यही चाहता है कि तुम्हें मार ही डालूं, वो मुड़ते हुए ये कहना न भूली थी। फिर न जाने क्या सोचकर दोबारा अंदर आ गई। मरे हुए को कौन मारता है? सलीम ने उसे वापस आते देखकर कहा था। सलीम, इन बातों में कुछ नहीं रखा, तुम अभी भी वापस पलट सकते हो, वो उसे समझा रही थी। सलीम मुस्कुरा दिया। नैना, मोहब्बत नासूर है, ये अपनी इब्तिदा में समझ में ही नहीं आती, और जब समझ में आती है तो वापसी के सब इम्कानात ख़त्म हो चुके होते हैं। वो इतनी लाचारी से बोला कि नैना का दिल फिर से रोने के लिए मचलने लगा। वो दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे का भरम रख रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इस बात के कि मोहब्बत नुकसान का सौदा है। मुझे अफसोस है तुम्हारे नुकसान पर, और मुझे अफसोस है कि तुमने अपना नुकसान खुद किया है। वो अब की बार रुकी नहीं, बल्कि तेज़ी से बाहर निकल गई। बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए उसने किसी सिमत नहीं देखा था, बल्कि सर झुकाए बाहर आ गई थी। एक आंसू लुढ़कता हुआ इसके गाल से फिसलकर नीचे जा गिरा था। उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा और कुछ देर देखती रही। उसकी निगाहों में आंसू नहीं थे, शिकवा भी दर आया था। वो वाकई सलीम को दुखी नहीं देख सकती थी, लेकिन ये सब इसके अपने अख्तियार की बात भी नहीं थी। डॉक्टर बुशरा बहुत अच्छी हैं, शहरीन ने तमानियत भरी गहरी सांस लेते हुए समी से कहा था। वो हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे थे। शाम को काफ़ी हवा चलती रही थी, जिसके बिना पर मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन हवा के साथ काफ़ी गिरद भी फ़िज़ा में इकट्ठी हो गई थी, जिससे समी को उलझन होने लगी थी। इसीलिए उसने गाड़ी का AC ऑन कर रखा था। शहरीन को AC की वजह से अक्सर मतली की कैफियत महसूस होने लगती थी, लेकिन वो आज ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रही थी। इसका क्रेडिट भी डॉक्टर बुशरा को ही वो दे रही थी। उन्होंने इसे एक चूस कर खाने वाली टैबलेट अपने क्लिनिक में ही खाने को दी थी। इनसे मिल लेने के बाद वो जहनी तौर पर काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। एक तरफ उसे ये भी इत्मीनान था कि वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई, और दूसरी बात इस जानिब की भी उसे खुशी थी कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। एक ज़रा सा डिप्रेशन ही तो था, और डॉक्टर बुशरा ने काफ़ी समझाया था, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये ज़िंदगी की तरफ अमूमी रवैया है हमारा। हम अगर शुक्रगुजारी एक जज्बा अपना लें और ये सोचते रहें कि अल्लाह सबसे बेहतर मुसब्बिबुल असबाब है, तो हम कभी डिप्रेस्ड ना हों। लेकिन हम बिला ज़रूरत इन मसाइल को भी सर पर सवार करते हैं जिन्हें हम खुद हल ही नहीं कर सकते, तो मायूसी हमें घेरे रखती है, और यही मायूसी डिप्रेशन का बाइस बनती है। अल्लाह पर भरोसा रखें और किसी मनफी सोच को अपने करीब ही ना फटकने दें। वो बहुत अच्छे तरीके से उसे समझा रही थी। उनके क्लिनिक से निकलते हुए शहरीन ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो अब किसी उल्टी सीधी सोच में घिरकर परेशान नहीं होगी, और ना ही इन बातों पर कढ़ेगी जो इसके अख्तियार में नहीं थी। वो जब भी किसी नई डॉक्टर से मिलती, इब्तिदा में अपनी उसी पुरजोश अंदाज से करती, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब भूलती जाती थी। इसीलिए वापस घर जाते हुए वो ख़ुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। लेकिन डॉक्टर बुशरा की बातें उसे अच्छी लग रही थीं। तुम्हें मेरे अलावा सब अच्छे लगते हैं ना? समी ने चिढ़ाया। ये मैंने कब कहा? वो हंसती। अच्छा, ज़रा याद करके बताओ कि लास्ट टाइम तुम कब मेरे लिए ऐसा कह रही थी कि तुम अच्छे हो समी? वो मोड़ काटने के बाद इसकी चेहरे की जानिब देखते हुए बोला। ये तो मैं दिन में कई बार कहती हूँ कि तुम अच्छे हो समी। वो हैरान हुई थी। सोते हुए कहती होगी शायद, क्योंकि मैंने जागते हुए तो कभी तुम्हें अपनी तारीफ़ में एक जुमला बोलते नहीं सुना। हाँ, ये ज़रूर सुनता हूँ कि अम्मा रज़िया अच्छी हैं, फ़हीमा यानी मेरी मुलाजमा वो भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर बुशरा तो है ही बहुत अच्छी। बाय द वे, क्या कभी तुमने इन लोगों के सामने ये कहा है कि समी बहुत अच्छा है? वो जताकर बोला। शहरीन हंसती। तुम्हारे बारे में अब मैं हर एक से बात तो नहीं कर सकती ना, तुम तो मेरा इंतहाई पर्सनल मैटर हो, मेरी डायरी पर लिखी हुई मेरी मोहब्बत भरी नज़म, जिसे मैं हर एक के सामने नहीं पढ़ सकती। वो हंसते हुए बोलने लगी। समी ने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसे देखा, फिर देखता ही रहा। डॉक्टर बुशरा वाकई बहुत अच्छी हैं, वो कह रहा था। शहरीन ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे देखा, फिर ज़ोर से हंसती। क्यों, अब क्या हुआ? उन्होंने एक ही विजिट में मेरी बीवी की खोई हुई याददाश्त वापस दिला दी। भाई, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें याद आ गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी नज़्म हूँ, मैं तो इसे मौजज़ा ही कहूँगा। वो इसी अंदाज में बोला था। शहरीन हंसती रही। जितने मर्जी ताने दे दो, लेकिन अब तुम देखना मैं ख़ुद को बिल्कुल पहले जैसा कर लूँगी। खुशबाश रहने वाली शहरीन, हम वक्त हंसते खेलने वाली शहरीन। मैं इन लोगों के बारे में सोचूंगी भी नहीं। उसने अपनी अम्मी या घर वालों का नाम नहीं लिया था, लेकिन समी समझ गया था कि वो किन लोगों की बात कर रही है। उसने जवाबन कुछ नहीं कहा। शहरीन के माँ बाप और बहन भाइयों से दिल में सख्त खार रखने वाला था वो। इसके दिल में उनके लिए अब कोई इज्जत और मुरव्वत बाकी नहीं बची थी। पहले ही मैं उल्टी सीधी सोचों में गिरकर बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ एमन को, और तुम्हें वो तवज्जो दे ही नहीं सकी ना मोहब्बत जो तुम दोनों डिज़र्व करते हो। बस बहुत हो गया भाई, अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगी मैं, वो ठोस लहजे में बोली। समी ने सिग्नल आ जाने पर गाड़ी रोक दी। वो कुछ भी नहीं बोला था। अब तुम क्या सोच रहे हो? शहरीन ने इसकी खामोशी से उकताकर पूछा। समी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही कि डॉक्टर बुशरा वाकई बहुत अच्छी हैं। उसने सारा जोर वाकई पर लगा दिया था। शहरीन एक बार फिर जोर से हंस दी।
वो बहुत बोझल दिल के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी। अम्मी लाउंज में बैठी धुले हुए कपड़े तह लगा रही थी। वो चुपचाप इन्हें मुखातिब किए बिना अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। किधर जा रही हो? इधर आओ ना ज़रा, अम्मी ने उसे पुकारा। नैना ने मुड़कर उन्हें देखा। उसने एक दो आंसू ही बहाए थे और चेहरा और आंखें अच्छी तरह पोंछ कर ऊपर आई थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अगर इसने अम्मी की जानिब देखा तो वो जान जाएंगे कि वो किसी बात पर अफसरदा है। जी, उसने उनकी जानिब देखे बिना ही कहा। ये तुम हर वक्त मुँह उठा कर सलीम से क्या लेने चली जाती हो? वो सख्त नाराज़गी भरे लहजे में सवाल कर रही थी। नैना का दिल मज़ीद टूट गया। उसे शिकवा था कि अम्मी को कभी इसके चेहरे से इसकी दिली कैफियत समझ ही नहीं आती। जबकि ज़री सरा सा उदास हो जाती है तो अम्मी को फ़ौरन पता चल जाता है। आइंदा जाते वक्त मुँह उठा के नहीं जाऊँगी, बल्कि यहीं मेज़ पर रख जाऊँगी, ठीक? उसने बदतमीज़ी से कहा। अम्मी को इसके अंदाज़ पर इतना गुस्सा आया कि चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं पाई। पढ़ लिख कर यही सीखा है कि माँ से बदतमीज़ी कैसे करते हैं? किताबों में सर खपा खपा कर इतना ही हासिल किया है कि बड़ों की कोई इज्जत नहीं होती। माँ हूँ तुम्हारी, इतना ही याद रह जाए तुमको तो हम सब ज़िंदगी पुरसुकून होकर गुजार लें। बदतमीज़ ना है, जार ढीठ लड़की, इतनी तमीज़ भी नहीं है कि माँ से बात कैसे करते हैं। अम्मी इंतहाई बुरा मान के बोली थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उठकर इसके मुँह पे 2 थप्पड़ जड़ दें। आप भी इस तरह मत पूछे ना, मैं ज़री को बता के गई थी। वो अभी भी इसकी जानिब देखे बिना ही कह रही थी। ज़री तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझसे इजाज़त लेने की पाबंद हो, मुझसे पूछकर नहीं जा सकती थी। वो मज़ीद उसी अंदाज से गोया हुई। इनके हाथ बहुत तेज़ी से कपड़े लपेट रहे थे जो इनकी सख्त खफगी का इजहार कर रहे थे। अम्मी मैं हज पर नहीं गई थी, सलीम के पास गई थी, जिसके पास दिन में 7 मरतबा जाती हूँ मैं। 7 मरतबा इजाज़त लूँ आपसे क्या? वो चिढ़ गई और ये तो इसका मशगला था। वो हर बात पर चिढ़ जाया करती थी। 7 मरतबा जाने की ज़रूरत क्या है? ऐसा कौन सा महाराजा और राजा है वो जो इतनी मरतबा हाजिरी देनी पड़ती है इसके दरबार में? अम्मी बहुत गुस्से में थी। नैना ने कुछ हैरानी से उन्हें देखा। अम्मी ने पहले तो कभी इस तरह उसके कहीं आने जाने पर नहीं टोका था। वो पहले ही बोझल दिए घर में हासिल हुई थी। वो पहले ही बोझल दिल लिए घर में दाखिल हुई थी। अम्मी की खफगी ने मजीद दिल तोड़ दिया। वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में आ गई। इसका किसी से बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तुमने हबीबा को फ़ोन किया था बेटी? बीबी जान ने ज़रमीन के पंघोड़े की डोरी को हिलाते हुए इससे सवाल किया। सोफिया अपनी नागवारी छुपा नहीं पाई थी। इसका कौन सा दोस्ताना रहा था हबीबा से कि वो फ़ोन करती? बीबी जान, मैं क्या करूँगी फ़ोन करके? उसने इनसे वही कह दिया जो इसके मुँह में आया। सोफिया, उन्होंने सरजनिश भरे अंदाज में न सिर्फ पुकारा बल्कि उसकी जानिब देखा भी था। वो इद्दत में है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि गाहे बगाहे उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ़्त करती रहो। बहुत से काम होते हैं जो इद्दत में बैठी औरत नहीं कर सकती। तुम्हें पूछना तो चाहिए उससे। उन्होंने इतना ही कहा था कि सोफिया ने उनकी बात काट दी। वो इद्दत में है, मगर बीबी जान काशिफ है ना उन्हें पूछने के लिए, हबीबा और इसके तमाम उम्र का ख्याल रखने के लिए। वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इसकी जिम्मेदारियाँ बांट रहे हैं। वो अपनी दिलगिरफ्ती और बेजारी का हत्तुल इम्कान इजहार करने से रोकने की कोशिश करती रही, मगर फिर भी जाहिर हो ही गए। कई दिन हो चले थे मजीद भाई की वफ़ात को और कई दिनों से इसकी नींद उड़ी हुई थी। अब क्या होगा? ये वो सवाल था जो हम वक्त इसके आसाब पर सवार रहने लगा था। बीबी जान और काशिफ को हबीबा से हमदर्दी का इतना तेज़ बुखार चढ़ गया था कि हरारत उसे अपने वजूद तक महसूस होने लगी थी। हबीबा का भरा पूरा महकादा ससुराली रिश्तेदार भी कम नहीं थे, लेकिन काशिफ और बीबी जान हम वक्त उसे अकेला और इद्दत में बैठी मजबूर औरत करार देते हुए इसकी सारी जिम्मेदारियाँ बांटने के लिए हम वक्त बेताब रहते थे। और ये बात सोफिया को कांटे की तरह चुभती थी। सोफिया, वो बेवा है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है बेटा। बीबी जान को काफ़ी दुख हुआ था इसकी बात सुनकर। वो अपनी नापसंदीदगी छुपा नहीं पाई थी। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बीबी जान, वो बेवा है, इसका शौहर दुनिया से रुखसत हो गया, अभी 10 दिन भी नहीं हुए। वो इद्दत में है, उसे गैर मर्दों से नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, अपने शौहर के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगने दें, एहसान करें इस पर भी और मुझ पर भी। वो चिढ़कर बोली। क्या कहना चाहती हो तुम सोफिया? मुझसे इशारों में बातें मत करो, इस उम्र में ऐसी ज़हनी मशक्क़त के काबिल नहीं हूँ मैं। बीबी जान ने चुपती हुई आवाज़ में अपनी चहेती बहू को मुखातिब किया। वो नरमो नाजुक सी ठहर ठहर कर समझदारी से गुफ्तगू करने वाली सोफिया, जो उन्हें पहली नज़र में भाग गई थी अपने बेटे के लिए, जैसे कहीं गुम हो गई थी। बीबी जान, काशिफ हर रोज़ हबीबा के घर क्यों जाते हैं? इसका इरादा नहीं था कि वह इस सवाल इनसे करेगी, लेकिन इससे सब्र नहीं हुआ और फिर सास के अलावा था ही कौन इससे वो बात कर सकती। रोज़ सिर्फ ये पूछने जाना कि उसे कोई काम या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और फिर 2 घंटे वहाँ क़याम करना। ये कौन सी नई मजहबी रवादारी है जिसका किसी किताब में जिक्र आज तक मैंने नहीं पढ़ा? ये कोई मुनासिब बात है क्या? लाखों तो उसकी बेवा सही, लेकिन और उसकी भलाई की हैसियत से ही मिलती हूँ, लेकिन क्या ये बात जायज़ है? आप खुद बताएं। अब की बार वो चिढ़कर नहीं बोली थी, बल्कि अजीब तरह के खदशे के साथ उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का दुख झलकने लगा था। सोफिया, आज पहली मर्तबा मुझे ये एहसास हो रहा है कि काशिफ सही कहता है। तुम बिला वजह हर बात को सर पर सवार करके शौहर के साथ लड़ाई झगड़े का सामान पैदा कर लेती हो। बीबी जान बहुत लाचार से अंदाज में बोली। हकीकत भी यही थी कि वो इस रोज़ रोज़ की बहस से उकताने लगी थी। उन्होंने खुद जवानी में बेवकी काटी थी, इसीलिए उनके दिल में यकदम हबीबा के लिए बहुत हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो ये बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हुई थी कि सोफिया एक इद्दत में बैठी औरत पर भी शक कर सकती है।
मेरी बात सुनो बेटी, हबीबा का बहुत नुकसान हुआ है। शोहर की अचानक हादसाती मौत ने उसे असाबी तौर पर बहुत धचका पहुंचाया है। उसे 2 सहबाब के सहारे की ज़रूरत है। ज़माना जो भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ शोहर के चले जाने के बाद बड़ा खला पैदा हो जाता है। वो औरत की बहुत कमज़ोर शय होता है, उसे जज्बाती सहारे की भी ज़रूरत है। और फिर ज़ाहिर है वो अभी माली तौर पर काशिफ़ की मोहताज है, क्योंकि इसके शोहर का ख़तीर सरमाया काशिफ़ के कारोबार में लगा हुआ है। लेन देन और बैंक के मामलात के लिए काशिफ को तुअन करहन वहाँ जाना ही पड़ता है। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अपने दिल और जहन को कुशादा रखो। अब तो तुम माँ बन चुकी हो, तुम्हारा किला बहुत मजबूत है मेरी बेटी। वो हमेशा की तरह बहुत शफकत भरे अंदाज में उसे नसीहत कर रही थी। सोफिया कुछ नहीं बोली। उसे बीबी जान की पंदो निसाह वाले अब बाप असबर हो चुके थे। उसे इनसे दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी, बल्कि इसका दिल दुखता था कि वो भी इसका साथ देने के बजाय अपने बेटे की हिमायत करती हैं। हम चलेंगे किसी दिन उसकी तरफ। मैं तुम्हारा इनकार ना सुनूँ। इनकी बात हतमी और आखिरी थी। सोफिया का दिल चाहा कि साफ इनकार करते हैं, मगर एहतरामन खामोश रहे। लेकिन बेजारी जो चेहरे पे छाई हुई थी वो उसे छुपा नहीं सकी। अल्लाह के यहाँ सिला रहमी का बहुत दर्जा है मेरी बच्ची, वो अपनी जगह से उठते हुए कह रही थी। नैना को सलीम के कमरे से निकलते देखकर जरी मजीद दरवाजे के पीछे हो गई कि कहीं नैना की नज़र उस पर ना पड़ जाए। उसने इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन और समझ ली थी। इसके लिए ये बहुत हैरानकुन बात थी। सलीम को इसने कभी अपने बहनोई के तौर पर नहीं सोचा था। इसे सलीम कभी पसंद नहीं रहा था। वह नैना के जाने के बाद 5 मिनट बाद बाहर निकली थी और फिर घर की सीढ़ियों में भी 5 मिनट रुककर इंतजार करती रही। वो यह तासुर देना चाहती थी कि वह नैना को बुलाने गई तो थी, लेकिन खाला ने उसे अपने पास बिठा लिया था। नैना को अगर भिनक पड़ जाती कि वह इनकी बातें सुन चुकी है तो एक मौक़तुल आरात झगड़ा हो सकता था, और झगड़ों से वो बड़ा बचती थी। इसकी और नैना की ज़्यादा बनती भी नहीं थी, लेकिन इसमें से ज़्यादा नैना का ही कसूर होता था। इसकी किसी से भी नहीं बनती थी। उसने कज़न्स और क्लास फेलोज तक को कभी घास नहीं डाली थी, और उन्होंने भी इसकी गैर मौजूदगी में एक नाम रख छोड़ा था। सब उसे नैना फड्डेबाज कहकर बुलाते थे, जबकि जरी कज़न्स क्लास फेलोज हत्ता के माँ बाप की भी हर दिल अजीज़ रही थी। इसकी एक वजह तो इसकी बेमिसाल खूबसूरती थी, फिर इसकी आदतें और शौक़ भी सबकी तवज्जो जल्द ही अपनी जानेब मबजूल करवा लेते थे। उसे कपड़े पहनने ओढ़ने का शौक़ था। इसने बहुत छोटी उम्र में सिलाई सीख ली थी। किसी भी शादी ब्याह दावत पर जाते हुए वो अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती थी, और ऐसे करती थी कि सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते थे। मेकअप इतना अच्छा करती कि इसकी सहेलियाँ उसे अपना ब्यूटी पार्लर बनाने का मशवरा देती। ख़ानदान की हर शादी पर दुल्हन की मेहंदी इसके ज़िम्मे होती थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर वो लड़कियों और इसकी माओं में मकबूल होती जाती थी, जबकि नैना को ऐसे शौक़ नहीं थे। वो बचपन से आदम बेजार टाइप की थी। वो तो जरी की आदतों से भी चिढ़ती थी, जबकि जरी को इसकी आदतों पर कोई एतराज़ नहीं था। वो तो दिल से दुआ करती थी कि नैना नॉर्मल लड़कियों की तरह मेकअप, मेहंदी, चूड़ियों में दिलचस्पी लिया करे। इसलिए सारी बातें सुनकर उसे कम अज़ कम ज़रूर अच्छा लग रहा था कि नैना की ज़िंदगी में कोई बात नॉर्मल लड़कियों वाली भी थी। लेकिन सलीम फिर भी उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसे नैना का थोटो का इनकार भी तसल्ली बख्श लगा था। यही सब सोचती वो सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। जरी, नैना उठो, नमाज का वक्त निकल रहा है। अम्मी ने कुरान पाक शेल्फ पर रखते हुए बेटियों के कमरे की जानिब मुँह करके आवाज़ दी। फिर बासी रोटियां, सूखी रोटी, डबल रोटी और रात के बचे हुए थोड़े से चावल एक परात में लेकर बाहर शहर में आ गई। ये काफ़ी पुराना तर्ज का बना हुआ बड़ा सा घर था। नीचे का सारा पोर्शन गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, और वो इन्हें किराए पे चढ़ा रखा था, जबकि पहली मंजिल पर इन लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। 4 कमरों का कुशादा घर, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और एक बड़े से किचन पर मुश्तमिल पोर्शन इनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी ज़्यादा था। मसला सिर्फ ये था कि सीढ़ियाँ चढ़कर और उतरकर बाहर आना जाना पड़ता था, जिससे वो खार खाती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सहन काफ़ी बड़ा था। अम्मी नमाज फजर के बाद इत्मीनान से वहाँ चहलकदमी कर सकती थी। ये इनकी बहुत पुरानी रूटीन थी। नमाज के बाद बासी रोटियों के टुकड़े कैंची से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चिड़ियों को डालती थी, और साथ ही इसमें इलाही का विर्द भी करती जाती थी। इन कामों से फरागत के बाद वो चाय चूल्हे पे रख देती। नैना सबसे पहले घर से निकलती थी और अक्सर औकात सिर्फ चाय पी कर ही जाती थी। इसके बाद इनके अब्बा रवाना हो जाते। सबसे आखिर में अम्मी और जरी इत्मीनान से डटकर नाश्ता करने की आदी थी। उन्होंने मामूल के मुताबिक सब काम अंजाम दे। चिड़ियों को रोटियाँ डालकर इन्हें चाय चढ़ानी थी। फिर दोबारा बेटियों के कमरे में झांक कर देखा। जरी का लिहाफ बेड से उल्टा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो सो रही है, जबकि नैना नज़र नहीं आ रही थी। वो यकीनन बाथरूम में होगी। अम्मी दोबारा लाउंज में आ गई। अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। नैना कमरे से निकलते हुए बोली। अम्मी ने उसे देखा। वो उसे इत्मीनान से अपने पास बैठाकर अपना मौक़िफ़ समझाना चाहती थी कि वो सलीम के साथ इतना बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। इसके अब्बा को ये सब पसंद नहीं। वो मुनासिब अल्फाज ही मुंतखब कर रही थी जो जवान औलाद से बात करते हुए इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि 100 किस्म की एहतियाती तदाबीरें करनी पड़ती हैं। 100 किस्म के हेर फेर करके उन्हें बातें समझानी पड़ती हैं। लेकिन नैना का बुझा हुआ चेहरा और मुतवरम आँखें देखकर अम्मी के दिल को कुछ हुआ। नैना बदमिजाज चिड़चिड़ी थी, मुँह फट भी थी, लेकिन एक बात वो हल्फिया कह सकती थी कि इनकी बेटी किरदार की बहुत अच्छी थी। स्कूल कॉलेज तक लड़कों के साथ पढ़ी थी, तो मजाल है इसने कभी उन्हें शिकायत का मौका दिया हो। एक सलीम ही तो था जिससे वो ज़रा हंस के बात कर लेती थी, वरना बाकी सारे ज़माने को तो काट खाने को दौड़ती थी। और इन्हें यकीन था कि सलीम के साथ इसकी सिर्फ कज़न की हैसियत से बेतकल्लुफ़ी है। इनके शौहर का जहन जिस नहज पर सोच रहा था, इससे वो इत्तेफाक नहीं करती थी। उन्हें इसकी अपनी खाला के घर जाने या सलीम के साथ बेतकल्लुफ़ी पर भी एतराज़ नहीं था, लेकिन उनके दिल में शौहर का भी इस कदर एहतराम और इज़्ज़त थी कि वो इनकी बात
से इनकार नहीं कर सकती थी। यह काम तो ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं था उन्होंने, और अपनी तरफ से उन्हें शिकायत का मौका कभी भी नहीं दिया था उन्होंने। अगर उन्हें इस बात पर एतराज़ था कि नैना और सलीम के दरमियान ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी है, तो फिर अम्मी को भी एतराज़ था। हालांकि उन्होंने इशारों में सिर्फ अभी इस बात की निशानदही ही की थी, लेकिन अम्मी चाहती थी कि इनके शौहर को मज़ीद किसी शिकायत का मौका ना मिले। इसीलिए उन्होंने रात को नैना को टोका, लेकिन अब इसकी हालत देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। औलाद कितनी ही बदमिजाज है, मुँहफट हो क्यों ना हो, माँ को मोहब्बत होती है उससे, और माँ उससे अपनी मोहब्बत नहीं छुपा सकती। औलाद की ज़रा सी बेचैनी माँ को भी बेचैन कर देती है। नैना का बेचैन अंदाज देखकर अम्मी को दिल में अफसोस हो रहा था कि वो शायद इनके डांटने की वजह से इतनी अपसेट नज़र आती है। नैना, चाय बनी हुई है, पीकर जाओ। उन्होंने रात वाली सारी नाराज़गी भुलाकर उससे पुकारा। नैना जॉगर्स के तस्मे बांध रही थी। अम्मी, दिल नहीं चाह रहा। उसने इनकार किया था। उसकी आवाज़ में कसूलमंदी थी। अम्मी को मज़ीद दुख हुआ। इतना तो कभी इसकी बात का बुरा नहीं मनाया था। इसकी आंखें देखकर लगता था जैसे सारी रात रोती रही हो। आधा कप ही पी लो, खाली पेट मत रहा करो। इतने लंबे दिन हैं आजकल के, कुछ खाकर भी नहीं जाती। पता नहीं यूनिवर्सिटी में भी कुछ खाती हो कि नहीं, वैसे भी 4 बजे वापस आती हो। कुछ तो खा लिया करो, अम्मी ने मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहा। वो खामोशी से सीढ़ियों से मुँह लेकर दीवार पर लगे आईने के सामने खड़ी होकर दुपट्टा सेट कर रही थी। अम्मी को एक बार फिर अफसोस हुआ। इतनी सादा और लापरवाही थी बेटी इनकी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मगर उन्होंने उसे कभी दूसरी लड़कियों की तरह सजते संवरते नहीं देखा था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त सफ़ेद ट्राउज़र के साथ दर्जन भर मुख्तलिफ प्रिंट्स की कॉलर वाली जो शर्टें सिलवाई थी वही बदल बदल कर पहनती रहती। दुपट्टे भी सफ़ेद ही ले लेती थी, और वो भी मर्जी थी। कभी सर पर डाल लेती, कभी कंधे पर टिका कर निकल जाती, कभी रस्सी बनाकर गर्दन में लटका लेती, और कभी स्कार्फ भी ले लेती थी। अम्मी को बस इसका रोया रोया चेहरा देखकर अफसोस हुए चला जा रहा था। इसकी सारी पशमर्दगी और कसूलमंदी उन्हें अपनी डांट का शाखसाना लग रही थी। वो पहले भी उससे इसकी बदमिजाजी और बदज़बानी पर टोकती डांटती रहती थी, और इनकी डांट के जवाब में वो पहले कभी रोई तो नहीं थी। वो अगर रोई हुई ना लग रही होती तो उन्हें भी इस कदर अफसोस ना हो रहा होता। अम्मी अपनी जगह से उठी और दम पर रखी चाय में से इसके लिए एक प्याली निकालकर बिस्किट भी साथ लाई कि शायद सामने रख दें तो वो खा ले। मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो, खाली पेट घर से निकलती हो तो मेरे दिल को कुछ होता है। उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में ताकीद की। अल्लाह खैर, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही हैं आप। देखो ज़रा सूरज किस तरफ से निकला है। उसने बिला वजह खिड़की की जानिब देखते हुए कहा। चेहरे के तासुरात अभी भी पहले जैसे अफसरदा थे। इनमें खुशगवारियत की कोई झलक ढूंढने से भी नज़र नहीं आती थी। माँ औलाद के लिए हमेशा ही मेहरबान होती है, तुम ये बात वक्त आने पर समझ जाओगी। वो दोबारा से सोफे पर बैठ गई थी। नैना ने कुछ नहीं कहा। अम्मी की नखियों से बार बार इसके चेहरे का जायज़ा ले रही थी। ये वही बादाम के बिस्किट हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आए थे, इसीलिए तुम्हारे अब्बा से दोबारा मंगवाए हैं। अम्मी ने उसे ललचाने की कोशिश की। गुज़िश्ता बार जब ये बिस्किट आए थे तो सबसे ज़्यादा उसी ने खाए थे। नैना ने इनकार में सर हिला दिया। अम्मी, भूख नहीं है, वो लाचारी से बोली। चेहरे की तरह लहजा भी उलझा हुआ था, लेकिन अम्मी के इसरार पर सोफे पे मेज़ के सामने बैठ गई थी। भूख होगी भी कैसे, तुम्हारे मैदे की आदत ही नहीं रही वक्त पर खाने की, नाश्ता ना करने की आदत, और खाली पेट चाय पी पी कर मैदा जला लिया है तुमने अपना। और फिर ये जो सारा दिन चिप्स और अलहमन खाती रहती हो, ठीक नहीं है नैना, ये जवान बच्ची हो, भूख ना लगने का कोई जवाब ही नहीं बनता। इस उम्र में 2 पराठे और इतना बड़ा ऑमलेट खाया करती थी मैं नाश्ते में। इसके आगे बिस्किट वाली प्लेट रखते हुए वो टोकते हुए मुस्कुरा दी। इसका मतलब है जरी बिल्कुल आप जैसी है, नैना सादे लहजे में बोली थी। जरी को डटकर नाश्ता करने की आदत थी। अम्मी ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब हो गई थी। हाँ शायद, उन्होंने तस्दीक की, लेकिन तरदीक के अंदाज में। नैना ने बादाम वाला एक बिस्किट उठा ही लिया था। रानी, ये वाला बेड कवर उतार कर ये ग्रीन और जर्द फूलों वाला बिछा दो। इसने बेड कवर निकालकर रानी को पकड़ाते हुए कहा। रानी ने सर हिलाकर बेड कवर पकड़ लिया। शहरीन की तबीयत क्या ठीक हुई, सारे घर में थरथली सी मच गई। उसने आज सारे घर की सफाई अपनी निगरानी में करवाई थी, फिर अम्मा रजिया के साथ मिलकर खाना भी बनाया था। अपने हाथों से समी के लिए रसमलाई बनाई, और अब ये सोच सोच कर खुश थी कि ये सब देखकर समी कितना खुश होगा ना। आज उसने किसी किस्म की मनफी सोच को करीब फटकने भी नहीं दिया था। डॉक्टर बुशरा की हिदायत के मुताबिक वो अपने मामूलात तब्दील करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही थी। रानी आराम से सर दबाने को कहती, वो मना कर देती, और उसके अंदाज़ और अतवार मुलाहिजा कर रही थी। अरे, तुमने अभी तक कवर तब्दील नहीं किया, लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तुम ज़रा भाग कर लॉन में जाओ और जितने भी सुर्ख गुलाब मौजूद हैं तोड़ लाओ। इसने अगला हुक्म सादर किया। शहरीन के हाथ काफ़ी फुर्ती से चल रहे थे। मैं ये बदल कर चली जाती हूँ बाजी, अभी बस 1 मिनट में। रानी ने जल्दी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। शहरीन ने इस दौरान में दूसरे सिरहाने का कवर उतार कर नया चढ़ाना शुरू कर दिया। रानी ने कवर चढ़ाने तक देखा कि वो बेड पर चादर बिछा चुकी थी। बाजी, अब रहने दे, मैं कर लेती हूँ। समी भाई को पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे। रानी ने इसके हाथ से चादर पकड़नी चाहिए। अमर रजिया के हुक्म के मुताबिक अब मालिकों के लिए बाजी और भाई के अलक़ाबात इस्तेमाल करने लगी थी। वह शहरीन के सामने काफ़ी मुस्तैद नज़र आने की कोशिश कर रही थी। उसे हैरानी भी हो रही थी कि बाजी शहरीन हामला होने के बाद इतनी फुर्तीली कैसे हो गई थी। कहाँ वो सारा दिन अपने कमरे में सर पकड़ कर बैठी रहती हैं, और कहाँ सुबह से सारे घर में
तितली बनी उड़ती फिर रही थी। इसने हुक्म के मुताबिक तेज़ी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। उसने अगर इस दिन अम्मा रज़िया और शहरीन की बातें न सुनी होती तो उसे कोई परवाह भी ना होती, लेकिन अब वो जानती थी कि घर की मालिकन जल्द ही घर में नन्हे मेहमान का इजाफा करने वाली है, तो वो इसका ख्याल रखने की भी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। उसे पता कुछ नहीं था, नौम्र सी लड़की थी, लेकिन फिल्म ड्रामे देखकर काफ़ी कुछ सीख गई थी। इसका ख्याल था कि वो इन दिनों मालिकन का ख्याल रखेगी तो वो खुश होकर इसकी तनख्वाह में इजाफा कर देगी और हो सकता है रेशमी सितारों वाला सूट भी दिलवा दे। उसे पता ही नहीं था कि जो खबर इसके दरवाजे से सुनकर आई है इसमें कोई सदाकत ही नहीं। समी तुम लोगों पर गुस्सा करता है? शौहर के जिक्र पर शहरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी। नहीं जी, ज़्यादा नहीं, बस वो ऐसे ही। रानी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मालकिन बाजी अपने मियाँ की शिकायत भी कर सकती थी। डरो मत, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी समी से। शहरीन ने उसे तसल्ली दी। फिर उसे बेड पर चादर ठीक से बिछाता देखकर वो मुतमईन होकर वार्डरोब की सिमत पड़ गई। अब उसे अच्छा सा लिबास निकालकर तैयार होना था। नहीं बाजी जी, शिकायत वाली तो कोई बात नहीं जी। रानी ने हथेलियों की मदद से चादर की शिकनियाँ दूर करने की कोशिश की थी। वो दिल ही दिल में तमहीद बांध रही थी कि किसी तरह मालकिन को रजामंद कर ले कि वो बेटे की माँ बनकर उसे सितारों वाला रेशमी सूट ज़रूर दिलाएगी। छोटी उम्र थी और छोटी छोटी खुशियाँ थी। अच्छी बात है, चलो अब जाओ, जल्दी से फूल लेकर आओ, फिर मैंने कपड़े भी आयरन करवाने हैं। वो वार्डरोब में मुँह दिए ड्रेस मुंतखब करने में लगी हुई थी। जी बाजी, जाती हूँ। इसने मैले बेड कवर का गोला बनाकर हाथ में पकड़ा, फिर मोड़ी तो नज़र वार्डरोब पर पड़ी। एक से एक बढ़िया से लावा रेडीमेड सूट हैंग किया हुआ नज़र आ रहा था। उसे बड़ा अच्छा लगा। ये किसी भी बड़े घर में काम करने का इसका पहला तजुर्बा था। उसे बहुत सी चीज़ें नई नई सी लगती थी। किचन कैबिनेट्स में पड़ी ग्रोसरी, फ्रिज में पड़ा ताज़ा फल, डाइनिंग हॉल में सजे चमकते नए नए तर्ज के बर्तन, बाथरूम के टाइल्स, शेल्फ पर पड़े वो सब शैम्पू लोशन जो इसने सिर्फ टीवी में देख रखे थे। अब वो न सिर्फ इन्हें हाथ में पकड़ सकती थी बल्कि नज़र बसाकर इस्तेमाल भी कर सकती थी। दिल लुभाने की क्या क्या चीज़ें थीं जो उससे हमा वक्त इसके हवासों पर सवार रहती थी। वो चंदा में इस तरह इनके कपड़ों की जानिब देखती रही। बाजी, जब आप मोटी हो जाएंगी तो ये कपड़े किसको देंगी? इसने बेसाख्ता पूछ ही लिया। शहरीन ने मुड़कर उसे हैरानी से देखा। नहीं भाई, मेरे मोटे मोटे होने का कोई इरादा नहीं, वो नाक चढ़ाकर बोली। पर बाजी, जब बच्चा होता है तो सब औरतें मोटी हो जाती हैं, फिर उन्हें कपड़े तंग हो जाते हैं ना। रानी मासूमियत भरे लहजे में बोली। शहरीन के चेहरे पर अब न सिर्फ हैरानी बल्कि नापसंदीदगी भी उभरी। कहाँ है बच्चा? क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? शहरीन चिढ़कर बोली। उसे अंदाज़ा नहीं था कि रानी ने उसकी और अम्मा रज़िया की बातें सुन ली होंगी। रानी सहम गई। जाओ जाकर फूल लेकर आओ, वो उसे डबट कर बोली। उसे रानी का यह सवाल अच्छा नहीं लगा था और रानी हाथ में बेड कवर पकड़े कमरे से बाहर जाते हुए सोच रही थी, फिल्मों में तो ऐसी बातें सुनकर हीरोइनें खुश होती हैं, ये हमारी मालकिन इस बात पर गुस्से में आ गई। उस रोज़ सरे शाम ही आसमान को बादलों ने घेर लिया था। बरसात के दिन थे, इसीलिए बादलों का आना जाना और आने जाने के इस सफ़र के दरमियान में दिल खोलकर या तरस तरस कर बरसना आजकल मामूल की बात लगती थी। काशिफ ने कुछ अर्सा पहले ही अपनी दुकान को एक बड़े शोरूम में तब्दील किया था और इसके साथ ही अब अपना एक कुशादा अलग ऑफिस भी बना लिया था। मजीद भाई के मरने से इसके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को बड़ी ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो इन पर काफ़ी इन्हिसार करने लगा था। दुबई तो वो सिर्फ मार्केट की जांच पड़ताल के लिए जाना चाह रहे थे। इनका असल मकसद बाद में चीन जाना था, जहां से होम अप्लायंसेस इंपोर्ट करने के ख़तीर मुनाफा कमाने का इरादा रखते थे। लेकिन फिल वक्त ये सब मामलात इल्तवा का शिकार हो चुके थे। लेकिन फिर भी इसका कारोबार काफ़ी ज़्यादा वसी हो चुका था और इसी वजह से इसके मामलात ज़िंदगी भी तब्दील होते जा रहे थे। इस रोज़ वो शोरूम से ज़्यादा जल्दी उठ गया। आजकल इसकी रूटीन यही थी, अपने घर जाने से पहले वो हबीबा की तरफ ज़रूर जाता था। बादल देखकर इसने सोचा कि इरादा मुलतवी कर दे, लेकिन फिर हबीबा की नाराज़गी के मुतालिक सोचकर इसने गाड़ी इसके घर की सिमत मोड़ दी। वहाँ पहुँचने से पहले ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हबीबा को देखकर इसके चेहरे पर और इसको देखकर हबीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद चमकने लगी। क्या हो रहा है सेठ साहब? एक दूसरे के करीब सोफे पर बैठे वो एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। जनाब का इंतज़ार हो रहा था कि आप आएँ तो बाहर आए, वो इटला कर बोली। काशिफ की मुस्कुराहट गहरी हुई। सोफिया को ऐसी दिल लुभाने वाली बातें करनी नहीं आती थी। हबीबा ऐसी बातें करने से चूकती नहीं थी। वो सोफ़े की पुश्त का सहारा लेकर ज़रा रिलैक्स हुआ था। मैं आज ज़रा जल्दी चला जाऊंगा, बादल काफ़ी गहरे हैं, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है आज बादल जी भर के बरसेंगे, फिर ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आज बाहर अपने घर जा रही है। वो बात मुकम्मल करके खुद ही हंस दिया था। ये गलत है, वो कह रही थी। काशिफ के चेहरे पर जुमाइनी सी मुस्कुराहट हुई। क्यों सेठ साहब, मेरा अपना घर जाना गलत कैसे हो गया? क्या मैं अपना घर ना जाऊँ? वो इसी अंदाज में कह रहा था। मैं घर जाने की बात को गलत नहीं कह रही, बल्कि ये कह रही हूँ कि टेक्निकली तुम्हारा जुमला गलत है कि बाहर अपने घर जा रही है, क्योंकि बाहर अपने घर जा रहा है। वो तस्ही करते हुए बोली। काशिफ ने सर हिला दी। ओके ओके, बाहर आज अपने घर जा रहा है, अब खुश हो? काशिफ निसार जिसके अहबाब में शामिल होगा वो खुश क्यों ना होगा जनाब। इस इज़्ज़त अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ सेठ साहब। इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया ही तो अदा करना है, तो खाना खा कर जाओ। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वो फिर इसी नाजो अदा को लहजे में समूकर बोली जो इसके खासा था। काशिफ ने कुछ देर सोचा। हबीबा को इनकार करना उसे आसान नहीं लगता था। आज नहीं, सोफिया इंतज़ार कर रही होगी। इसने फिर बहाना बनाना चाहा। उसके इनकार करने पर जब हबीबा इसरार करती थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था।
मैं सिर्फ इंतज़ार ही नहीं कर रही, सब्र भी कर रही हूँ। इसके जुमले में एक इसरार था और ये इसरार सिर्फ काशिफ़ ही समझ सकता था। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं इसीलिए तो आपके दिल से कदर करता हूँ सेठ साहब कि आप बहुत सब्र वाली खातून हैं। वो इसके मुलायम हाथ को नरमी से सहला रहा था। हबीबा के घर मुलाजिम तो थे, लेकिन काशिफ़ की मौजूदगी में किसी को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं थी। वो सबको पिछली जानिब बने क्वार्टरों में भेज दिया करती थी, हत्ता के चौकीदार को भी गेट से हटकर अपने कैबिन में बैठने का हुक्म सादिर कर दिया करती थी। तुम सोफ़िया को मेरे बारे में कब बताओगे? इसने काशिफ़ के लहजे को नज़रअंदाज करके सवाल किया। उसकी इद्दत ख़त्म हुई थी या अभी कुछ अयाम बाकी थे, उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन ये बात हतमी थी कि इसकी शर्म कब की ख़त्म हो चुकी थी। इसके और काशिफ़ के दरमियान ताल्लुकात पहले से बेहतर तौर पर इस्तवार हो चुके थे। वो पहले से ही तुम्हारे बारे में जानती है। काशिफ़ जो आज जल्दी उठने के इरादे से आया था, हबीबा के बालों में हाथ फेरने लगा था। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।